हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोर 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 8 द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। सो हमने एक क्लास ले लिया हुआ है। लास्ट जो हमारा सेशन था दैट वाज फर्स्ट सेशन ऑफ यूनिट 8। सो हमने एक क्लास सिर्फ किया है यूनिट 8 से। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं यूनिट 8 से। सो आप अपनी कमर कस करके बैठिए ताकि आप अच्छे से मतलब मन लगा के पढ़ेंगे। और हमारा मोटो है कि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे और कॉन्सेप्चुअली उसको समझेंगे। और ताकि जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी के पीछे जो मेन मोटो है वो ये है कि हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी। हम जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस ऐसे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि वो हमारे माइंड में रिटेन रहेंगे टिल एग्जाम्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। सो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कंटेंट्स क्या क्या है यूनिट 8 के अंदर, क्या क्या पढ़ना है हमें। उस पर हमारा डिस्कशन हो चुका है लास्ट सेशन में। और हमने द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 की भी बात की थी लास्ट सेशन में। फीचर्स ऑफ द एक्ट की बात की थी हमने लास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के डेफिनेशंस क्या है, क्या डेफिनेशन है, राइट। सो हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या है और वो एग्जीक्यूटिव सेक्शन कौन से सेक्शन में आता है, तो दैट हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस के अंदर एग्जीक्यूटिव से। और एग्जीक्यूटिव सेक्शन 2A के अंदर आता है। समझेंगे क्या है एग्जीक्यूटिव। Executive means the body by whatever names called to which the management of the affairs of a trade union is entrusted. Executive वो होता है जिसके एक एग्जीक्यूटिव एक तरह से एक बॉडी है, राइट। बाय वेदर बाय वॉट एवर नेम्स कॉल टू विच, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव है ये किसी भी नेम से हो सकता है, किसी भी डेजिग्नेशन से हो सकता है, राइट। इसका कोई पर्टिकुलर एक तरह से एक ये बॉडी है। और ये बॉडी कई रूप में हो सकती है, किसी भी डेजिग्नेशन के अंदर, किसी भी पोजीशन के अंदर हो सकता है, राइट। सो एग्जीक्यूटिव से मतलब कि आप समझेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी को समझेंगे आप एक तरह से आप समझेंगे कि मैनेजमेंट है ये एक, राइट, जो कि काम को करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक वो पर्सन है, एक बॉडी है, राइट। सो एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉडी बाय वॉट एवर नेम्स कॉल्ड टू विच द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज इंटरेस्टेड। ऑफिस बियरर सेक्शन 2B के अंदर आता है। क्या है ऑफिस बियरर? ऑफिस बियरर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि ऑफिस बियरर की ऑफिस बियरर क्या होता है, उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, इस सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे आगे और इस पे क्वेश्चन बनता है। सो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ऑफिस बियरर सेक्शन 2B के अंदर आता है। ऑफिस बियरर इन द केस ऑफ अ ट्रेड यूनियन includes any member of executive thereof but does not include an auditor। क्या कह रहे हैं कि जो ऑफिस बियरर होता है उसको किसी भी पर्सन को आप एज अ ऑफिस बियरर रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ट्रेड यूनियंस के अंदर। बट आप जो ऑडिटर है कंपनी का उसको आप एज अ ऑफिस बियरर नहीं रख सकते क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब जो ऑफिस में आपकी कंपनी का जो ऑडिट करने वाला पर्सन है, जो ऑडिटर है एक तरह से, तो अगर सपोज आपने इंटरनली ही किसी को ऑडिटर हायर कर लिया, फिर ऑडिटर की की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो वो कहीं ना कहीं बायसनेस दिखाएगा, राइट। अनबायस होकर के वो ऑडिट नहीं करेगा चीजों को। सो बेटर कि आप चीजों में बाद में घोल मेल ना हो, चीजें खराब ना हो, बायसनेस ना हो। सो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या नियम बनाया गया कि जो ऑफिस बियरर होगा ट्रेड यूनियन का कंपनी के अंदर, जो कि सेक्शन 2B के अंदर आता है, वो ऑडिटर नहीं होगा। उसको आप ऑडिटर मतलब जो ऑफिस बियरर है उसको आप ऑडिटर की तरह इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एज एन ऑडिटर आप उसको हायर नहीं कर सकते हैं या फिर एज एन ऑडिटर उसको आप वो ऑडिट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 2D के अंदर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल registered office means that office of a trade union which is registered under this act as the head of office thereof। रजिस्टर्ड ऑफिस वो होता है कि जो कि एक हेड ऑफ द यूनियन की तरह रजिस्टर किया जाता है ट्रेड यूनियन के अंदर। और आता किसके अंदर है? ये सेक्शन 2D के अंदर आता है। रजिस्टर्ड
ट्रेड यूनियन सेक्शन 2E के अंदर आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 2D के अंदर आता है, वेयर एज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सेक्शन 2E के अंदर आता है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मीन्स अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। रजिस्ट्रार सेक्शन 2F के अंदर आता है। रजिस्ट्रार से क्या समझेंगे आप, पहला देखेंगे, a registrar of trade unions appointed by the appropriate government under section 3। जो रजिस्ट्रार्ड होता है, रजिस्ट्रार होता है ट्रेड यूनियन का, वो अपॉइंट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो और ये किस सेक्शन के अंदर आता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 3 and includes any additional or deputy registrar of trade unions। and दूसरा है, in relation to any trade union the registrar appointed for the state in which the head or registered office as the case may be of the trade union is situated। क्या कह रहे हैं, in relation to any trade union the registrar appointed for the state, जो रजिस्ट्रार होता है वो अपॉइंट किया जाता है किसके लिए, स्टेट के लिए, इन विच द हेड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस एज द केस मे बी ऑफ द ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड। ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट्स सेक्शन 2G के अंदर आता है। The trade disputes means any disputes between employers and workmen, or between workmen and workmen, and workmen or between employers and employers, which is connected with employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of labor of any person and workmen, means all persons employed in trade or industry whether or not in the employment of the employer with whom the trade union dispute arises। तो ट्रेड डिस्प्यूट सेक्शन 2G के अंदर आता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स के अंदर क्या देखेंगे, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स मींस एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन, मतलब ट्रेड डिस्प्यूट वो होता है कि कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स जो कि बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में हो सकता है, या तो बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, या तो एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़े फसाद हो सकते हैं। एंड वर्कमैन और बिटवीन एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन जो वर्कर है काम करने वाला फैक्ट्री के अंदर, उसके बीच और एम्प्लॉयर के बीच में काम झगड़ा हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर का झगड़ा हो सकता है। तो 3 फॉर्म में आपने देखा डिस्प्यूट हो सकता है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ, और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ। तो 3 तरीके से डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, राइट। which is connected with employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of labor or any person and workman। मतलब वो किसी भी, मतलब जो झगड़ा है या फिर जो डिस्प्यूट है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, किसी भी मुद्दे को लेकर के हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कम है, और लाइक या फिर हो सकता है कि कंडीशंस ऑफ लेबर, मतलब जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर लेबर, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, उस चीज को लेकर के झगड़ा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के झगड़ा हो सकता है। ऑफ एनी पर्सन एंड वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ट्रेड यूनियंस और इंडस्ट्री whether or not in the employment of the employer with whom the trade disputes arise। so डिस्प्यूट्स के कई फॉर्म हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकता है डिस्प्यूट, और वो डिस्प्यूट किन किन के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ हो सकता है, और वो किन टर्म्स में हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के केस में हो सकता है, लेबर की कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर अदर इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेड यूनियंस के अंदर। वर्कमैन की डेफिनेशन देखेंगे, वर्कमैन सेक्शन 2G के अंदर आता है। वर्कमैन क्या है, वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री वेदर और नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर विथ हुम द ट्रेड डिस्प्यूट्स अराइजेस। सो वर्कमैन वो होता है जो किसी भी इंडस्ट्री या फिर ट्रेड यूनियन के अंदर काम कर रहा होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड वर्कमैन। और वर्कमैन सेक्शन 2G के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। ट्रेड यूनियन सेक्शन 2H के अंदर देखेंगे क्या है। ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पोररी और परमानेंट
formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers or between workmen or between employers and employers. सेम बात कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन क्या है, सेक्शन 2H के अंदर आता है। और जो ट्रेड यूनियन है उसका जो ये कॉम्बिनेशन किस चीज का, ये कॉम्बिनेशन है वर्कमैन का एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ। ये तो पहली बात समझेंगे कि ये टेम्पोररी और परमानेंट दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, कौन, ट्रेड यूनियन। और इसका जो पर्पस है रेगुलेट करने का, रिलेशन जो इनका है ट्रेड यूनियन का रिलेशन है बिटवीन द वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, या फिर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। तो जो रिलेशनशिप है 3 फॉर्म में, जैसे डिस्प्यूट आपने देखा कि 3 फॉर्म में है, वर्कमैन का एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ, और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ। वेयर एज सेम थिंग आर हेयर। और यहाँ पर बात करें रिलेशन की, जहां से डिस्प्यूट जब एक फॉर्म में हो रहा है तो उसी पैटर्न में आपका रिलेशन भी उसी पैटर्न में होगा ट्रेड यूनियन के अंदर। तो ट्रेड यूनियन के अंदर जो उनका रिलेशन है इसी फॉर्म में होगा। एंड अगेन जो कॉम्बिनेशन है ये परमानेंट एंड टेम्पोररी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार सेक्शन 3। जो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार है वो सेक्शन 3 के अंदर आता है। एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स, the appropriate government is required to appoint a person to be registrar of trade unions। जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार होते हैं ट्रेड यूनियन के, उनको अपॉइंट कौन करता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकता है, दैट कैन बी आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। The appropriate government in respect of trade unions whose objectives are not confined to a single state is the central government, and in all other cases क्या कह रहे हैं कि the appropriate government in respect of trade unions whose objectives are not confined, मतलब कि जब ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन, मतलब जब ट्रेड यूनियन के अंदर किसी रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हो रहा है और वहां पर एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ही नहीं है कि किस चीज के लिए, किस लिए हायर किए जाने हैं, तो उस केस में जब डिफाइन नहीं होता है, कन्फाइन नहीं होता है ऑब्जेक्टिव्स, तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो अपॉइंटमेंट होता है दैट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इन अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस द गवर्नमेंट इट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगेन मैं इसको पढ़ूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के अंदर सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, सेकेंड लाइन लास्ट आपका जो है लिखा हुआ है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट in respect of trade unions whose objectives are not confined to a single state is the central government, and in all other cases the government, right? So क्या कह रहे हैं कि जब कन्फाइन नहीं होता है ऑब्जेक्टिव ट्रेड यूनियन का, तो उस केस में जो अपॉइंटमेंट होता है रजिस्ट्रार का वो होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इन अदर केसेस स्टेट गवर्नमेंट करता है। It may also appoint additional and deputy registrars of trade unions for the purpose of exercising, and इसके अलावा डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट किए जाते हैं for the purpose of exercising and discharging under the superintendence of registrar such powers and functions of the registrar as may be specified by order and define the local limits within which they are operate। जो पर्टिकुलर स्टेट की अगर बात कर रहे हैं तो जो लोकल लिमिट होती है, जो डिफाइन की जाती है, उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार को काम करना होता है। और उसके अंदर जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार हायर किए जाते हैं वो जो एक्सरसाइज करते हैं ड्यूटीज अपनी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड डिस्चार्जिंग करने के लिए। सो वो क्या करते हैं, एक लिमिट में, उनके लिए एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर, उस दायरे के अंदर रह करके वो अपने काम को करते हैं। किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4 के अंदर आता है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर देखेंगे, any 7 or more members of a trade union may, by subscribing their names to the charter of the trade union and by otherwise and complying with the provisions of this act with respect to registration, apply for registration of the trade union under this act। So mode of registration क्या होता है, that first comes under section 4। और क्या है
कोई भी 7 या 7 से ज्यादा लोग, और ट्रेड यूनियंस में भी, मतलब ट्रेड यूनियन के 7 या 7 से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द चार्टर ऑफ द ट्रेड यूनियन बाय अदरवाइज द and complying with the provisions of this act with respect to registration, apply for registration of trade unions under this act. So वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफ द ट्रेड यूनियन अंडर दिस एक्ट। 7 या 7 से ज्यादा लोग मिल करके क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर ट्रेड यूनियंस। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 के अंदर आता है, रजिस्ट्रेशन मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सेक्शन 4 के अंदर आता है, और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 के अंदर आता है। एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी accompanied by copy of the rules of the trade unions and a statement of the following particulars, namely, so application of for registration के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, every application for registration of trade union shall be accompanied by copy of the rules of the trade union, मतलब कि क्या करता है, अकम्पनी करता, साथ लेके चलना होता है। जब एप्लीकेशन करने जाएंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए, जब अप्लाई करने जाते हैं तो आपके पास वो कॉपी होनी चाहिए, जो कि जिसमें सारे रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। क्या लिख रहा है यहाँ पर, एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, हर वो एप्लीकेशन जो कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन of trade union shall be accompanied by copy of the rules of the trade union and a statement of the following particulars, namely वो क्या क्या होंगे, नाम आपके सामने दिए हैं। पहला है the names, पहला तो नाम पता होना चाहिए, किस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, किस नाम से आप अप्लाई करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, नाम, ऑक्यूपेशन, किस टाइप का ऑक्यूपेशन है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर मेकिंग एप्लीकेशन, और उस पर्सन का एड्रेस, जो पर्सन एप्लीकेशन डालने जा रहा है उस पर्सन का नाम, ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, और उस पर्सन का एड्रेस, ये 3 चीजें उस पर्सन के बारे में पता होनी चाहिए। आप कॉपी में लेकर के जाएंगे और या फिर मेंशन करेंगे जो भी फॉर्म आपको मिलेगा, राइट। सो पर्सन का नाम, जो अप्लायर है, जो अप्लाई करने जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर्सन का नाम, उसका ऑक्यूपेशन और उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस, दूसरा ट्रेड यूनियन का नाम होना चाहिए और उस ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। तीसरा, द टाइटल, नेम्स, एज एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियंस। सो इसके अलावा जो ऑफिस बियरर होगा उसका टाइटल, द टाइटल मतलब क्या टाइटल नेम है, उसका नेम, उसका टाइटल, एज, उसका एड्रेस और उसका ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें ऑफिस बियरर का भी होना चाहिए जो ट्रेड यूनियन का ऑफिस बियरर है। एंड चौथा क्या है, where a trade union has been in existence of more than 1 year before the making of an application for its registration, a general statement of the assets and liabilities of the trade union prepared in such form and containing such particulars as may be prescribed। क्या लिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन देखेंगे, where a trade union has been in existence of more than 1 year before the making of an application, मतलब कि जो ट्रेड यूनियन है उस ट्रेड यूनियन का एक से ज्यादा, कम से कम 1 साल तो होना चाहिए, 1 साल से वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, बेटर है कि 1 से ज्यादा साल वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, राइट। आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्शन 6 के अंदर आता है, देखेंगे क्या बोल रहा है इसमें। प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्शन 6 के अंदर आता है, इसके अंदर देखेंगे, अ ट्रेड यूनियन इज एंटाइटल्ड टू रजिस्ट्रेशन ओनली इफ इट्स एग्जीक्यूटिव is constituted accordance with the provisions of the act and its rules provide for the following matters, namely, क्या कह रहे हैं, जो ट्रेड यूनियन है is entitled to registration only, जो ट्रेड यूनियन है वो entitled होगा, मतलब कि वो एक तरह से वो कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, only in case, मतलब only if it is executive, if its executive is constituted accordance with the
प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इट्स रूल्स प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, मतलब कि जो जो पर्सन ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई करने जा रहा है उस पर्सन को सारे रूल एंड रेगुलेशंस एज पर द प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। और क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी आपके सामने देखने को मिलेगा अभी नेक्स्ट स्लाइड पर। पहला है, मैं नाम पढ़ते जाऊंगी नंबर वाइज, आपको समझ में आता जाएगा। द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, पहला नाम ट्रेड यूनियन का होना चाहिए। दूसरा, द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज बीन एस्टैब्लिश, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इस ट्रेड यूनियन के एस्टैब्लिशमेंट में, वो पता होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए। तीसरा, द होल ऑफ द पर्पस फॉर विच द जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल, all of which purposes shall be purposes to which such funds are lawfully applicable under this act. चौथा है, the maintenance of the list of the members of the trade union and adequate facility for the inspection thereof by the office bearer and member of that trade union. So क्या कह रहे हैं, the maintenance of the list of members, मतलब जो जितने मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स का लिस्ट मेंटेन होना चाहिए, उनका नाम मेंटेन होना चाहिए एक लिस्ट में, ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एडिकेट फैसिलिटी फॉर द इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन के लिए भी एडिकेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए कि कितने मेंबर्स हैं, उनका नाम होना चाहिए, उनका लिस्ट में नाम होना चाहिए, और उसकी इंस्पेक्शन के लिए प्रॉपर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। देयर ऑफ बाय द ऑफिस बियरर एंड, और वो फैसिलिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, बाय द ऑफिस बियरर एंड मेंबर ऑफ दैट ट्रेड यूनियन, जो मेंबर होगा उस ट्रेड यूनियन का या फिर ऑफिस बियर होगा जो ट्रेड यूनियन का, वो प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड प्रॉपर एडिकेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जब अगर लगता है कि इंस्पेक्शन की जरूरत है, आप तो उस केस में क्या आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स, राइट। और इसमें हेल्प कौन करेगा, ऑफिस बियरर एंड मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। पांचवा है, द एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी member who shall be person actually engaged or employed in an industry with which the trade union is connected, and also the admission of the number of honorary or temporary member as office bearer required under section 222 to form the executive of the trade union. Sixth क्या बोल रहा है, सिक्स्थ में देखेंगे, the payment of a subscription by members of the trade union which shall not be less than 25 पैसा per month per member। तो क्या कह रहे हैं, जो पेमेंट होना चाहिए सब्सक्रिप्शन के लिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो जो उसका अमाउंट होना चाहिए वो 25 पैसे से कम नहीं होना चाहिए फॉर एवरी मेंबर, जितने भी मेंबर्स होंगे उस ट्रेड यूनियन के जिसका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। सो हर मेंबर के पर पर्सन 25 पैसा होना चाहिए, वो 25 पैसे से कम नहीं होना चाहिए। विच शैल नॉट बी लेस देन 25 पैसा पर मंथ पर मेंबर, मतलब हर महीने 25 पैसे से कम पर पर्सन नहीं होना चाहिए जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। नेक्स्ट देखेंगे, द कंडीशन अंडर विच एनी मेंबर शैल बी इंटाइटल्ड टू एनी benefit assured by the rules, the condition under which any member shall be entitled to any benefit assured by the rules। आठवां है, the manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded। ninth है, the manner in which the members of the executive and the other office bearer of the trade union shall be appointed and removed, वो अपॉइंट भी किया जा सकता है या फिर वो रिमूव भी किया जा सकता है। दसवां है, द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एनुअल ऑडिट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और 11वां है, द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन मे बी डिसॉल्व्ड। तो ये सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए क्या होगा, जो रूल है ट्रेड यूनियन का अंडर सेक्शन 6 उस सारे प्रोविजंस को कंटेन करते हुए, क्या क्या प्रोविजंस कंटेन करना है ये आपने देखा 1 to 11, राइट। ये सारे प्रोविजंस कंटेन करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 6 ट्रेड यूनियन सेक्शन 6।
राइट। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस सेशन का, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पावर ऑफ रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार के क्या पावर्स है? पावर टू कॉल फॉर फर्दर पार्टिकुलर, सेक्शन 7(1) के अंदर आता है। पावर टू रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ नेम, ये सारे पावर्स के बारे में बात करेंगे। पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार के अंदर जो सारे पावर्स आपको देखने को मिलेंगे, सो इन सारे पावर्स की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, एंड थैंक यू सो मच टू कनेक्टिंग with me, and thank you very much.